आप सभी विद्यार्थियों को प्रेम भरा नमस्कार। दिन बुधवार 19 जनवरी 2022 ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का भव्य स्वागत है। जैसा कि आज का जो हमारा उप विषय रहेगा अभिव्यक्ति और माध्यम से डायरी लिखने की जो कला है, इसी उप विषय पर आज चर्चा परिचर्चा की जाएगी। तो सर्वप्रथम ये जो डायरी लिखने की कला है, इसमें हम जानेंगे कि डायरी क्या होती है, इसका इतिहास क्या है, डायरी लेखन और हम क्या हैं, डायरी लेखन और उसकी समृद्धियां क्या होती है। इस तरह से इस उप विषय पर गहराई से इसके विषय में जानकारी हासिल करेंगे। तो गेल हैमिल्टन इसके जो अमेरिकी पत्रकार रहे हैं, उनके क्या विचार है डायरी से संबंधित, तो वो जान लीजिएगा। किताब के 2 आवरण पृष्ठों के बीच जो लेखक डालता है वह लोक की संपदा है, जो कुछ वह खुद नहीं डालता निजी संपदा वह है। तो ये अमेरिकी पत्रकार के विचार रहे हैं डायरी लेखन से संबंधित। तो डायरी लेखन की जब हम चर्चा करेंगे तो उसका आशय डायरी के किसी दूसरे उपयोग से करते हैं हम, यानी कि डायरी लेखन होता क्या है, इसे कहते क्या है, इसका सदुपयोग कैसे किया जाता है, इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं, इसके जो लिखने की कला है ये कैसे लिखी जाती है, ये सभी बातें आज इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले जानिए आप, जो दिन प्रतिदिन आप जो घटनाएं घटित होती रहती हैं, जो गतिविधियां होती रहती हैं और जो तरह तरह के विचारों से हम गुजरते रहते हैं, जब इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार की गतिविधियां, इस प्रकार के जो विचार हैं, उन विचारों को जब डायरी के पृष्ठों में उन शब्दों को, उन विचारों को, उन गतिविधियों को, उन घटनाओं को जब शब्दबद्ध कर दिया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, डायरी लेखन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, डायरी लेखन। अब अगर देखा जाए तो डायरी जो शब्द है वो मूलतः अंग्रेजी भाषा के शब्द है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द डायरिम से होती है। डायरिम, इंग्लिश सुन लीजिएगा, हो सकता है कि उच्चारण थोड़ा गलत हो, लेकिन इसके अंग्रेजी, इसकी स्पेलिंग सुन लीजिएगा आप, DIARIUM, डायरिम, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है। और इस तरह से प्रारंभ में इस शब्द का प्रयोग दैनिक भत्ते के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में वर्तमान अर्थ में इसका प्रयोग होने लगा। आज के संदर्भ में इसका जो प्रयोग है, इस शब्द का प्रयोग डायरी के रूप में होना शुरू हो चुका है। एक ऐसी पुस्तक जो प्रतिदिन के कार्यक्रम की सूचना रखती है। आज हिंदी में डायरी के लिए दैनंदिनी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। उर्दू में डायरी को रोजनामा कहा जाता है और डॉक्टर लालचंद गुप्त जी इसके बारे में कहते हैं कि डायरी, जो डायरी है, डायरी की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि डायरी स्वयं से स्पष्ट होने की ईमानदारी, तात्कालिक और अनियमित प्रतिक्रिया होती है। इस तरह से डायरी कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक की तरह पाठकों के लिए लिखी जाने वाली कुछ खास तरह की रचनाओं का विधिगत नाम है। इस अर्थ में हम डायरी को साहित्यिक विधा नहीं कह सकते, लेकिन निबंध, कहानी या उपन्यास भले ही डायरी के रूप में लिखे जाते हो, किंतु वहां केवल डायरी का रूप हो सकता है, आत्मा नहीं। अर्थात अंतर्वस्तु की दृष्टि से उसे डायरी नहीं माना जा सकता। अतः निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि डायरी निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी बौद्धिक भावात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा रूप है। लेखा जोखा
रूप होता है। और डायरी को हम व्यक्तिगत दस्तावेज भी कह सकते हैं। डायरी अपना ये अंतरंग संवाद व साक्षात्कार होता है। डायरी लिखना अपने साथ एक अच्छी दोस्ती कायम करने का बेहतरीन तरीका होता है। यदि देखा जाए तो स्वयं अपने साथ दोस्ती गांठना चाहे तो डायरी, अगर अपने साथ दोस्ती करनी है तो क्या लिखना शुरू करो। एक अच्छी दोस्ती अगर किसी के साथ निभाई जा सकती है तो आप डायरी लिखना शुरू कर दें। इस तरह से अलग अलग भाषाओं में डायरी लिखने का एक लंबा इतिहास होता है और लंबा इतिहास मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पे एनी फ्रैंक नामक एक किशोरी की पुस्तक छपी हुई, जो पुस्तक छपी जो डायरी के नाम से प्रसिद्ध हुई, और उसने 1942 1944 के दरमियान नाजी अत्याचार के बीच छुप कर ये जो डायरी थी, ये जो पुस्तक थी, ये लिखे थी उन्होंने। इस तरह से ये डायरी जब प्रकाशित हुई तो उसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज के साथ साथ एक साहित्यिक रचना के रूप में भी महत्वपूर्ण माना गया। और महज एक उदाहरण है ये, महज ये तो एक उदाहरण के तौर पे है। इस तरह चर्चा में आने वाली कई समान धर्मा रचनाएं भी रही हैं। हिंदी में पिछले कुछ दशकों में कई बड़े रचनाकार की डायरिया भी हमारे समक्ष आई है। जैसे मोहन राकेश की डायरी, रमेश चंद्र शाह की डायरी आदि भी किताब के रूप में छप चुकी हैं, जिन्हें उनकी निजी जिंदगी और उनके दौर में झांकने के एक नायाब नियंत्रण के तौर पर बड़े चाव से हम लोग पढ़ भी सकते हैं। अन्य अगर उदाहरण देखें यात्रा वृत्तांत के तौर पे, तो यात्रा वृत्तांत तो काफी पहले से डायरी के रूप में ही लिखे जाते हैं। उदाहरण के तौर पे राम वृक्ष बेनीपुरी, जो कि हिंदी साहित्य में कलम के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, कलम के जादूगर। और ये एस्टेट 2013 में भी पूछा गया था ये कि हिंदी साहित्य में कलम के जादूगर के नाम से कौन जाने जाते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, कलम के सिपाही अलग है, कलम के जादूगर अलग है। ठीक है, तो इस तरह से राम वृक्ष बेनीपुरी के पैरों में पंख बांधकर राहुल जी की रूस में 25 माह की यात्रा, सेठ गोविंद दास की सुदूर दक्षिण, कर्नल सज्जन सिंह की लद्दाख यात्रा की डायरी, डॉक्टर रघुवंश की हरी घाटी इत्यादि पुस्तकें यात्रा डायरी के तौर पे मिलती है। इसी तरह 19वीं सदी के 5वें दशक में भी हिंदी के महान कवि और विचारक गजानन माधव मुक्तिबोध ने भी एक साहित्यिक की डायरी लिखकर साहित्यिक समस्याओं से संबंधित अपने उधेड़-बुन को उपयोगी पाठ बनाने का एक अद्भुत एक्सपेरिमेंट किया था। इस तरह से पत्र पत्रिकाओं में भी, आजकल की पत्र पत्रिकाओं में भी रचनाकारों की जो डायरियों के अंश छपते रहते हैं, जिनमें पाठकों को अक्सर उधेड़-बुन पाठक उन्हीं की उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। तो इस तरह से किसी भी यात्रा का वृत्तांत या फिर साहित्यिक जगत की चटपटी खबरें पढ़ने को भी इसमें मिल सकती हैं। इन सब बातों का मतलब यह नहीं कि डायरी सचमुच में एक कहानी है या उपन्यास है या कविता है या नाटक की तरह पाठकों के लिए लिखे जाने वाले कुछ खास तरह की रचनाओं का एक विधागत नाम है। डायरी उस अर्थ में एक साहित्यिक रचना नहीं है, भले ही वह किसी और साहित्यिक रचना को अपना रूप दे दे, लेकिन निबंध, कहानी या उपन्यास डायरी के स्कल में ही लिखे जा सकते हैं। लेकिन वहां डायरी का सिर्फ रूप होगा, अंतर्वस्तु के लिहाज से उसे डायरी नहीं कहा जा सकता। इस तरह से जो एनी फ्रैंक यहूदी लड़की द्वारा लिखित जो डायरी थी, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, जो एनी फ्रैंक ने लिखी थी, यहूदी लड़की थी ये,
कि द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ये बहुत ही प्रसिद्ध हुई और मूलतः डच भाषा में लिखी गई थी ये, और बाद में अंग्रेजी अनुवाद के साथ प्रकाशित कराई गई थी। और इस तरह से मोहन राकेश ने भी, ये मैंने आपको पहले भी नाम बताए, मोहन राकेश, रमेश चंद्र शाह और रामवृक्ष बेनीपुरी, इन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर देखा जाए तो वास्तव में ये जो डायरी है ये होती क्या है, डायरी जो है ये होती क्या है? अगर एक दृष्टिकोण दौड़ाया जाए इसकी ओर तो क्या होगा? नितांत निजी स्तर पर जब घटित घटनाएं और बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का जो लेखा जोखा रूप होता है, और हम किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए उन शब्दों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो यही एक डायरी होती है। उन शब्दों को जब हम क्रमबद्ध रूप में लिखकर अपने समक्ष रखना चाहते हैं, अपने पास में रखना चाहते हैं, तो वही क्या है, वही डायरी का रूप धारण कर लेती है। इस तरह से सामाजिक सांस्कृतिक उपयोगिता का कोई पहलू हमारे ऊपर उन्हें सार्वजनिक कर देने का दबाव बनाए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सार्वजनिक किए जाने के लिए लिखी जाती हो। शुद्ध लेखन के स्तर पर देखें तो वह अपना ही एक अलग से उसका साक्षात्कार होता है, अपने ही साथ स्थापित होने वाला एक संवाद होता है। एक ऐसा साक्षात्कार, एक ऐसा संवाद जिसमें हम सभी तरह की बातों से मुक्त हो सकते हैं, सभी तरह की वर्जनाओं से भी मुक्त हो जाते हैं। यानी कि जिन बातों को हम दुनिया में किसी और व्यक्ति के सामने नहीं कह सकते, उन्हें भी डायरी के पन्नों पर शब्दों का रूप देकर उन्हें रख सकते हैं। और ऐसा करके हम पहले खुद को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, दूसरे अपने अंदर अनजाने इकट्ठा होते हुए जो एक बोझ होता है हमारे ऊपर, उस बोझ से भी हम पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। और अगर इसकी ये विशेषताओं के तौर पे हैं, फिर क्या नाम है, अगर किसी चीज को हम भूल जाते हैं, विस्मृति के अंधेरे में अगर अपने आप को खो देते हैं, तो इस तरह से व्यक्तित्व के पहलुओं को इस तरह से एक रिकॉर्ड के तौर पर भी हम इसमें रख सकते हैं और उन्हें पलट कर कभी भी छुआ जा सकता है। इस तरह एक तरह का ये व्यक्तिगत दस्तावेज भी है, जिसमें अपने जीवन के खास पलों को, किसी समय विशेष में मन के अंदर कौन जाने वाले विचारों को, यादगार मुलाकातों को, बहसों को, यानी कि हम जो चर्चा परिचर्चा करते हैं, उन्हें दर्ज कर सकते हैं। अपनी कई तरह की स्मृतियों को हम कैमरे की मदद से भी रिकॉर्ड करते हैं और खुद अपना पाठ तैयार कर सकते हैं, और कुछ घटित हुआ है उसकी कहानी कहना एक ऐसा तरीका बन जाता है जो हमें आने वाले दिनों में उन लम्हों को दोबारा जीने का एक अवसर दे सकता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में ये एक ऐसा तरीका है, सचमुच में एक ऐसा तरीका है कि जिंदगी को तेज रफ्तार में इस बात की आशंका हमेशा बनी रहेगी कि स्थायी और फौरी किस्म की चिंताओं के अनवर्थ हम लोग के बीच गहरे हास्य वाली घटनाओं और वैचारिक उत्तेजनाओं को हम भूल जाएं। डायरी हमें भूलने से बचाती है। यात्राओं के दौरान डायरी लिखना तो बहुत ही सदुपयोग माना जाता है, एक उपयोगी चीज साबित होती है यात्रा के दरमियान अगर हम डायरी लिखते हैं। तो इस तरह एक लंबा हिस्सा ही बचा बचा कर शब्दों में हम इसे एक जो लंबा सफर होता है, लंबा हिस्सा नहीं, एक जो लंबा सफर होता है, उस लंबे सफर का वृत्तांत अगर आप
इस आप इस शब्दों में बांधकर उसे रखना चाहते हो उस लंबे सफर को, तो आप क्या कर सकते हो, डायरी का रूप दे सकते हो। उसमें आप इस प्रकार से अपनी उस यात्रा के बारे में लिख सकते हो। तो इस तरह से डायरी के जो प्रमुख सिद्धांत है, प्रमुख तत्व हैं, वो प्रमुख तत्व कौन कौन से बन सकते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले व्यक्तिगत जीवन की झांकी, इसके बाद आत्मनिरीक्षण, तीसरा इसमें सच्चाई होनी चाहिए, चौथी बात इसमें ईमानदारी दर्शाई जानी चाहिए, ईमानदारी, पांचवा आत्म स्वीकृति हो, छठा परिवेश, वहां के परिवेश के बारे में, वहां के वातावरण के बारे में इसमें पता होना चाहिए, इसमें लिखा जाना चाहिए। सातवां तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या रहती है उस समय, उसी समय की जो फीडबैक है वो कैसी रहती है। इस प्रकार के जो तत्व हैं ये इसमें सम्मिलित होने चाहिए। और इनके अतिरिक्त और भी तत्व होते हैं, जैसे जीवन दर्शन के विषय में भी इसमें पता होना चाहिए, पाठक के मन में क्या कल्पनाएं चलती है ऐसा भी इसके अंदर होना चाहिए। अब बात आती है कि डायरी कैसे लिखी जाए। डायरी किसी साधारण नोटबुक या पुरानी डायरी में लिखी जानी चाहिए। डायरी में पहले से ही लिखित तिथियों के स्थान पर अपने हाथ से दिनांक लिख दे। ऐसा करने से हम डायरी की विषय सामग्री के अनुसार पृष्ठ का, उस पन्ने का, उस पेज का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि किसी दिन केवल 2-4 पंक्तियां लिखी जाती है तो किसी दिन 4-5 पन्ने लिखे जा सकते हैं। इस तरह से अपनी सुविधा के अनुसार नोटबुक या पुरानी डायरी पर दिनांक अवश्य डाल दे, और ताकि उस स्थान का उपयोग आप भली भांति पूर्वक कर सको। ठीक है, उस पृष्ठ को बारे में आपको भली भांति पूर्वक जानकारी हो। दूसरा, डायरी लिखते समय सभी प्रकार के बाहरी दबाव से मुक्त रहना चाहिए। अपनी दिन भर की घटनाओं, मुलाकातों, विचारों आदि में से कौन कौन सी आपको डायरी में लिखनी है या लिखने लायक समझना है, या फिर किन्हें आप भविष्य में याद रखना चाहते हो, इस प्रकार के जो विचार है वो इसमें आपको लिख लेने चाहिए। तीसरा, डायरी हमें यह सोचकर लिखनी चाहिए कि किसी और के द्वारा वह नहीं पढ़ी जाए। यदि हम किसी और के द्वारा पढ़वाने की बात सोचकर डायरी लिखेंगे तो उसमें निष्पक्षता या क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं आएगी। ना तो प्रभाव पड़ सकता है, पर इसी में है। और आप जिस विषय को डायरी में जिस ढंग से उसे लिख डालते हो, आपके भाव के स्वाभाविक वेग से जो शैली बनेगी वही सबसे उचित, वही सबसे बेस्ट स्टाइल माना जाएगा। देखो, पहले, आजकल तो इतना कुछ वो करते नहीं है,
अगर बात करें हम 15-16 साल पहले की, जिस समय पढ़ते थे उस समय क्या होता था, जैसे किताब पढ़ते पढ़ते उसमें कुछ ना कुछ नोटिंग कर ली, टिप्पणी कर ली, या फिर अलग से रजिस्टर बना लिया, उसमें कुछ ना कुछ शेरो शायरी लिखनी शुरू कर दी जो मन में आया। इस तरह से किताब पे भी कई बार आप अगर पुरानी किताबें किसी अपने बंधु भाई की उठाकर देखोगे तो उसमें ये चीजें इस प्रकार से आपको मिलेंगी। और व्यक्तिगत बातें भी आपको उसमें कई बार आपको देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। ठीक है, तो आजकल तो इतना ये डायरी लेखन वाला जो सिस्टम है, ये आजकल तो इतना है नहीं। धीरे धीरे हम पाश्चात्य देशों की जो संस्कृति है, वहाँ की जो सभ्यता, उसी को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारते जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलिए, इन बातों को छोड़िए आप। डायरी आपके निजी जीवन का लेखा जोखा होने के साथ साथ आपके युग के परिवेश से भी उसका गहरा संबंध होता है, क्योंकि आप अपने जिन अनुभवों को डायरी में लिखोगे उनमें आपकी दृष्टि से यही देखा जाएगा कि समकालीन इतिहास किसी न किसी रूप में या मात्रा में मौजूद है या नहीं है। यदि डायरी लिखते समय हमारे मन में ये बात उत्पन्न होती है तो हमारा डायरी लिखने का लक्ष्य सफल हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है कि डायरी में निजी अनुभवों के साथ साथ तत्कालीन परिवेश या युगीन जीवन की भी झलक उसके अंदर दिखनी चाहिए। अब इस तरह से ये जो उपविषय था, ये उपविषय आपका समाप्त होता है। इसमें आपने डायरी के संदर्भ में जाना, इसमें आपने जो अमेरिकी पत्रकार है, अमेरिकी पत्रकार के क्या विचार थे, इसमें आपने जो डायरी के प्रमुख तत्व हैं, जो तरह तरह के जो दृष्टांत है हिंदी साहित्य में जिन्होंने अपनी लेखनी चलाई है डायरी के तौर पे, ठीक है, और डायरी कैसे लिखी जाती है, ये सभी बातें आपने इसमें जानी। अब अगला अध्याय है आपका पटकथा लेखन। कथा पटकथा ये क्या होती है, कथा पटकथा के विषय में जानेंगे। ये अंतिम अध्याय है आपके पाठ्यक्रम से, एक तरह से ये अंतिम अध्याय है कक्षा 11 के लिए। ठीक है, तो देखिए मनोहर श्याम जोशी जी इसके विषय में क्या कहते हैं। पटकथा कुछ और नहीं, कैमरे में फिल्म के पर्दे पर दिखाए जाने के लिए लिखी गई कथा होती है। अब इस अध्याय में हम जानेंगे कथा क्या है, पटकथा क्या होती है। इसमें इसके स्रोत स्वरूप और इसकी संरचना के बारे में जानेंगे। नाटक व फिल्म की पटकथाओं में अंतर क्या होता है ये जानेंगे। पटकथा लेखन का प्रारूप कैसा होना चाहिए, इसके विषय में जानकारी हासिल होगी। पटकथा और कंप्यूटर के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। तो सर्वप्रथम चलते हम, पटकथा किसे कहते हैं, पटकथा किसे कहते हैं। देखिए, पटकथा जो शब्द है ये दो शब्दों के योग से बनता है। पट और कथा, इन दो शब्दों के योग से बनता है। कथा का मतलब होता है कि कहानी, और पट का मतलब होता है, ये संस्कृत शब्द है, पट का मतलब होता है पर्दा। यानी कि ऐसी कथा, ऐसी कहानी जो पर्दे पर दिखाई जाए उसे पटकथा कहते हैं। यानी कि फिल्मों में या नाटकों में इसका मूल आधार यही होता है, इस पटकथा का मूल आधार यही होता है, क्योंकि ये फिल्मों में और नाटकों में इस तरह से इसका सदुपयोग किया जाता है। इस तरह से जो निर्देशक है या अभिनेता है या जो सहायक होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, ठीक है, या जो तकनीशियन होते हैं, ये सभी वो अपने अपने विभागों की सभी सूचनाएं और जानकारी यहाँ प्राप्त करके ही ये क्या करते हैं, पटकथा लिखते हैं। इस तरह से पटकथा किसी उपन्यास, कहानी, ऐतिहासिक पात्र या घटना आदि पर भी आधारित हो सकती है। उदाहरण के लिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास देवदास
देवदास पर हिंदी सिनेमा में तीसरी बार फिल्म बन चुकी है देवदास पे। इस तरह की फिल्में आप देखते भी हो, पीछे तरह तरह के राजा महाराजाओं पर भी तरह तरह की पटकथाएं लिखी गई हैं। कई बार देखा भी गया, उसका विरोध भी किया गया है, क्योंकि पीछे ये क्या नाम है, जो अपना ये पानीपत शहर है, इस पर भी वो पीछे फिल्म बनी थी, उसका विरोध किया गया था। और देवदास जो शाहरुख खान की मशहूर रही है ये फिल्म देवदास, ठीक है, जिसमें ऐश्वर्या राय ने भी भूमिका निभाई है। ये तो आपको पता ही है, आपने देखी भी होगी। और बहुतों को तो देवदास के नाम से पुकारा भी जाता है। कई कई बार आपस में मित्र होते हैं, वो क्या करते हैं, उन ये नाम एक निकनेम दे देते हैं, उन्हें उपनाम दे देते हैं देवदास का, ठीक है। तो ये बातें तो छोड़िएगा आप। तो ये इस तरह से हिंदी सिनेमा में देवदास पर तीसरी बार फिल्म बन चुकी है भाई। इस तरह से जो पटकथा का मतलब यही है कि पट मीन्स पर्दा और कथा मीन्स कहानी, यानी कि ऐसी कहानी जो पर्दे पर दिखाई जाए, उसे ही पटकथा कहते हैं, ठीक है भाई। अब बात आती है कि पटकथा की संरचना या ढांचा कैसे बनाया जाए, और इसका उदाहरण भी देकर आपको स्पष्ट करेंगे। पटकथा के विषय में जानकारी प्राप्त करने के बाद हम सिर्फ यही जानना चाहेंगे कि पटकथा का निर्माण कैसे किया जाता है। फिल्म या टीवी की फिल्म या टीवी की पटकथा की संरचना नाटक के साथ मिलती है या नहीं मिलती है। नाटक की भांति पटकथा में पात्र चरित्र चित्रण या नायक प्रतिनायक घटनास्थल दृश्य कहानी ये सभी कुछ होते हैं या नहीं होते हैं। उनमें टकराट होती है या नहीं होती है, उनमें समाधान होता है नहीं होता है। ये सब पटकथा के आवश्यक तत्व या अंग माने जाते हैं। कौन कौन माने जाते हैं? पात्र यानी कि पात्र चरित्र चित्रण, नायक प्रतिनायक, घटनास्थल दृश्य, कहानी का क्रमिक विकास यानी कि स्टेप बाय स्टेप उसे आगे बढ़ाना, उनमें टकराहट या फिर समाधान। इस तरह से पटकथा लेखक इन्हीं तत्वों को आधार बनाकर इसकी संरचना करता है, और आज अनेक फिल्मों या टीवी सीरियलों की पटकथाओं का निर्माण धड़ाधड़ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये इसके संरचना या ढांचे के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती है। अब आगे अगर जो चलें, आगे देखें, तो पटकथा और नाटक के मूल में अंतर क्या है। अब देखो, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं, क्योंकि कुछ जो तत्व होते हैं इनमें एक जैसे होते हैं, कुछ में इनमें अंतर भी देखने को मिलता है। अब जो नाटक और पटकथा है, इसके कुछ तत्व एक जैसे होते हैं, और कुछ पटकथा और नाटक में कुछ मूल अंतर भी देखने को मिलता है। जैसे नाटक एवं पटकथा दोनों में दृश्य की योजना होती है, दृश्य दिखा दे। दूसरा, नाटक के दृश्य पटकथा के दृश्य से लंबे होते हैं। इसी प्रकार नाटक में सीमित स्थान होता है, जबकि फिल्म या टीवी सीरियल की पटकथा में स्थान की कोई सीमा नहीं होती। ऐसे ही प्रत्येक दृश्य किसी नए स्थान पर घटित हो सकता है। दोनों माध्यमों में एक मूलभूत अंतर है कि नाटक एक सजीव कला माध्यम है, जहां अभिनेता अपने जैसे जीवंत दर्शकों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करता है, जबकि सिनेमा या टीवी में पूर्व रिकॉर्डिंग या छवियां या ध्वनियों देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। इस तरह से नाटक एक सीमित अवधि के दौरान ही किया जाता है, जबकि फिल्म का समय 2 दिन से या 2 वर्ष तक भी हो सकता है। और नाटक के कार्य व्यापार व दृश्यों की संरचना और चरित्रों की संख्या सीमित होती है, किंतु सिनेमा में टीवी में फ्लैशबैक या फ्लैश फॉरवर्ड अतीत या आने वाले समय की कल्पना
आदि को तकनीकी के माध्यम से दिखाया जाता है, उस घटनाक्रम को किसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह से नाटक में एक ही समय एक ही कालखंड की घटनाओं को प्रकट किया जाता है, जबकि फिल्म या टीवी में एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर क्या घटित होता है को भी इस प्रकार की बातों को दिखाया जाता है। नाटक और पटकथा के इस अंतर को विभिन्न कहानियों की प्रक्रिया से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब अंतिम बात इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है वो क्या है कि पटकथा में दृश्य लेखन की प्रक्रिया को कैसे समझा जाना चाहिए। दृश्य लेखन की, अब देखिए, दृश्य पटकथा की एक मूल इकाई होती है। एक स्थान पर एक ही समय में चल रहे कार्य व्यापार के आधार पर दृश्य की संरचना की जा सकती है। स्थान, समय, कार्य व्यापार और इन तीनों में से किसी एक के बदल जाने पर दृश्य बदल जाते हैं। ऐसे ही हमारे पाठ्यक्रम में रजनी के एक उदाहरण से दृश्य की संरचना की परिकल्पना और भी स्पष्ट हो जाएगी। दृश्य एक लीला बेन नामक महिला के फ्लैट से शुरू होता है। समय शायद दोपहर का है क्योंकि उसका बेटा स्कूल से वापस आने वाला है। ये एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है आपको, ठीक है। और दृश्य 2 अगले दिन स्कूल के हेडमास्टर के कमरे में और वक्त वही फिर एक दिन का है। दृश्य 3 में ये बताया जाएगा कि उसी दिन रजनी का फ्लैट और वक्त है शाम का है। ये सारे अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग दृश्य हैं। इसी प्रकार हम अलग अलग स्थान, समय और कार्य व्यापार को लेकर अलग अलग दृश्यों की संरचना कर सकते हैं। पटकथा लिखते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि दृश्य संख्या के साथ दृश्य की लोकेशन या घटना स्थल अवश्य लिखा जाना चाहिए। वो कमरा है, पार्क है, रेलवे स्टेशन है, या खेल का मैदान है, या विद्यालय का द्वार है। उसके बाद घटना का समय, दिन, रात, सुबह, दोपहर, ये सभी लिखा जाना चाहिए। इसके पश्चात ये बताना चाहिए कि घटना खुले में घट रही है या कमरे में घटित हुई है। इस तरह से पटकथा लिखने का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत एक प्रारूप बन चुका है। और आज फिल्मों या टीवी के कार्यक्रमों के निर्माण में टेक्निकल वस्तुओं का भी आजकल बहुत ज्यादा सहारा लिया जाता है। ऐसे में पटकथा में संकेतों का अत्यधिक महत्व रहता है। इनसे फिल्म या टीवी में काम करने वाले हर व्यक्ति को उनके काम में मदद मिल जाती है संकेतों से या टेक्निकल जो वस्तुएं होती हैं। इस तरह से दृश्य के अंत में कट टू या फेड आउट आदि जैसी जानकारियां निर्देशक, एडिटर के काम को और भी आसानी से बना देती है। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, इस तरह से देखा जाएगा कि आज के वैज्ञानिक युग में कंप्यूटर पर ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनमें पटकथा का प्रारूप बनाया हुआ होता है और आपके द्वारा की गई छोटी सी गलती भी तुरंत पकड़ ली जाती है और उसको सुधारने के सुझाव भी आपको इसके माध्यम से मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये तरह तरह के जो दृश्य इसमें दिखाए गए आपकी किताब में, ये आप देख लेना। इसमें ये जो एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं, शिक्षा अधिकारी का दफ्तर में आना, इस प्रकार के ये सभी दिखाए गए, ये आप इसमें अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये जो अध्याय था ये आपका समाप्त हो चुका है। दोनों कथा पटकथा और ये जो आपका डायरी लेखन है, ये जो पुस्तक है इसका ये तीसरी हो चुकी है। अब अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। पूछना भाई किसी विद्यार्थी को।